हे गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू वन अकेडमी सीए फाउंडेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जो लोग मुझे नहीं जानते उनको बता दूं कि आई एम मोनीश वोरा, आई एम अ चार्ट अकाउंटेंट एंड मैं सीए फाउंडेशन लेवल पे इकोनॉमिक्स बीसीके का सब्जेक्ट पढ़ाता हूं। एंड आगे जाके सीए इंटर में भी आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड इकोनॉमिक्स का सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा। दोस्तों, अभी फिलहाल हमारा चल रहा है बीबीटी फास्ट ट्रैक सीरीज, है ना। बीबीटी है बाहुबली टीम हमारी जो अनअकैडमी की है। हम फिलहाल कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है थियरी ऑफ प्रोडक्शन एंड कॉस्ट। राइट दोस्तों, हमारा सीए फाउंडेशन दिसंबर 22 का जो रिजल्ट था बहुत ही ज्यादा जबरदस्त आया था। इसमें बहुत सारे स्टूडेंट्स ने 90 प्लस मार्क्स, 80 प्लस, 70 प्लस मार्क्स स्कोर किए हैं। मैं चाहता हूं कि जून 23 में भी इससे ज्यादा जबरदस्त रिजल्ट आए। करेक्ट। अब जो है एक जबरदस्त अनाउंसमेंट आपके लिए ऐसी है दोस्तों कि अभी जो है अनअकैडमी का संकल्प महोत्सव चल रहा है। ये 18 मार्च से 25 मार्च के लिए होगा, जिसमें हमारा अनअकैडमी की टीम के बहुत सारे एजुकेटर्स जो है आपके लिए ऐसे सारे सेशंस लेके आएंगे, राइट, जो आपको काफी हेल्प करेंगे। तो जरूर जो है आप हमारे अनअकैडमी के साथ जुड़े रहिए। साथ ही साथ जो है दोस्तों, अभी जो है आप अगर मुझसे इकोनॉमिक्स बीसीके अनअकैडमी प्लस पे पढ़ना चाहते हैं, है ना, तो आप क्या कर सकते हैं, 9:15 से 10:15 मेरी क्लासेस होती है इकोनॉमिक्स बीसीके की। इस बैच के अंदर मंजिल 2.0 बैच, इस बैच की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डलवा दी है। मंजिल 2.0 बैच की जून 23 वाले बच्चों के लिए आप चाहे तो सिर्फ मेरा भी कोर्स अगर आप लेना चाहें वो भी पॉसिबल है। सब्जेक्ट वाइज सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अगर आप हमसे फुल कोर्स करना चाहते हैं तो बस आपको सब्सक्रिप्शन लेते वक्त एमवी सर कोड यूज करना है, तो जो भी डिस्काउंट्स वगैरह रहेंगे आपको मिल जाएंगे। और अगर आपका कोई भी दोस्त जो दिसंबर 23 में एग्जाम देने वाला है, तो उनको बता देना कि हमारी नई मंजिल बैच, न्यू मंजिल बैच आने वाली है 3 अप्रैल से, है ना। किसके लिए? दिसंबर 23 वाले बच्चों के लिए। ये हमारे सारे एजुकेटर्स रहेंगे इसमें, ठीक है। सो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सेशन। इस सेशन को पूरा एंड तक जरूर देखें, बहुत ज्यादा आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा था, एक बार मैं आपको क्विकली एक आपको समराइज करवा देता हूं जो भी चीज हमने अभी तक कर ली है। राइट, सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि प्रोडक्शन फंक्शन, है ना। तो हम प्रोडक्शन फंक्शन पे एक बार आ जाते हैं। चलिए, कहां गया प्रोडक्शन फंक्शन? हमने उसका चार्ट बनाया था मस्त, ये देखो, याद आ रहा है? हाँ, प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है? बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन एक मैथमेटिकल स्टेटमेंट, एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है जो हमें इनपुट और आउटपुट के बीच का रिलेशनशिप बताता है। हमें प्रोडक्शन फंक्शन बताता है कि कुछ पर्टिकुलर इनपुट्स को यूज करके, कुछ टाइप के इनपुट्स को यूज करके आप मैक्सिमम कितना आउटपुट बना सकते हैं, ये प्रोडक्शन फंक्शन बताता है। अब आप इस प्रोडक्शन फंक्शन को शॉर्ट रन में देख सकते हैं या लॉन्ग रन में देख सकते हैं। शॉर्ट रन का मतलब होता है एक ऐसा टाइम पीरियड जब आप आपके इनपुट्स में सिर्फ लेबर को ही चेंज कर सकते हैं, कैपिटल को चेंज नहीं कर सकते, कैपिटल फिक्स्ड होता है। तो शॉर्ट रन में अगर आप आपके आउटपुट को कम ज्यादा करना चाहते हो तो सिर्फ लेबर को ही चेंज करके आप कर पाओगे, कैपिटल शॉर्ट रन में होता है फिक्स्ड। तो शॉर्ट रन में जैसे जैसे आप वेरिएबल इनपुट को चेंज करेंगे तो आपके आउटपुट पे क्या उसका असर पड़ेगा, यह बताता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। समझ में आ रही बात है? देन बोलता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। बोलते हैं हम प्रोडक्शन फंक्शन को लॉन्ग रन में भी देख सकते हैं। लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां पे हम हमारे सारे इनपुट्स को चेंज कर सकते हैं। राइट, तो अगर मैं लेबर एंड कैपिटल, मेरे ये सारे इनपुट्स को एक साथ चेंज करता हूं तो इससे हमारे आउटपुट पे क्या असर पड़ेगा, ये हमें बताएगा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, जो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, आ जाइए। अब चलिए एक बार आ जाएंगे जल्दी से। चलो आ जाओ। सो चलिए देखेंगे रिटर्न्स टू स्केल। प्लीज ध्यान दीजिए बेटा, रिटर्न्स टू स्केल। चलिए, बोल रहे हैं रिटर्न्स टू स्केल जो है इट अकर्स इन द लॉन्ग रन। तो लॉन्ग रन में ही अकर होता है, पहली बात। तो हम ये रिटर्न्स टू स्केल वाला लॉ कब वर्क करता है? लॉन्ग रन में ही। लॉन्ग रन का मतलब क्या है? एक ऐसा टाइम पीरियड जहां पे हमारे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जिसको हम इनपुट्स बोलते हैं, हमारे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जिनको इनपुट्स बोलते हैं, ये वेरिएबल हो जाते हैं।
क्या हो जाते हैं बताओ, ये वेरिएबल हो जाते हैं, इसको हम चेंज कर सकते हैं। बात समझ में आ रही क्या बोल रहा हूं? ओके, अब ध्यान दीजिए, बोलता है कि आपको रिटर्न्स टू स्केल समझने के लिए ये स्केल क्या होता है ये समझना जरूरी है। जैसे कि हमने आपको पहले बताया लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, तो मैंने आपको समझाया इसमें कि हम इसको लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्यों बोलते हैं, क्योंकि हम इसमें क्या देखते हैं कि वेरिएबल इनपुट के बदलने के वजह से हमारे आउटपुट पे क्या असर पड़ेगा, या अगर हम इनपुट या हम कैपिटल और लेबर को प्रपोर्शन को चेंज करके देखते जाएंगे तो इससे आउटपुट पे क्या असर पड़ेगा। एंड जब हम प्रपोर्शन चेंज करेंगे ना, सिर्फ लेबर चेंज करेंगे, कैपिटल चेंज नहीं करेंगे। इसका दूसरा नाम बताया था लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, आपको एक्सप्लेन किया था कि हम इस लॉ को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स भी बोलते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ये लॉ बोलता है कि जैसे जैसे आप वेरिएबल इनपुट बढ़ाओगे ना, एक पॉइंट के बाद मार्जिनल प्रोडक्ट गिरना ही गिरना है। तो हमने यहां पे आपको जो इसके नाम थे इस लॉ के, उसका लॉजिक समझाया था। वैसे ही अभी जब मैं आपको रिटर्न्स टू स्केल पढ़ाऊंगा तो स्केल का मतलब क्या है, एज इन अगर हमने स्केल ऑफ प्रोडक्शन चेंज किया, तो इससे हमारे रिटर्न पे असर क्या पड़ेगा। सर रिटर्न का असर कैसे पता चलेगा? प्रोडक्शन से। अगर हम ज्यादा आउटपुट बनाएंगे तो ज्यादा यूनिट्स बेच पाएंगे, तो ज्यादा पैसा कमा पाएंगे, करेक्ट। तो हमारे स्केल के बदलने से आउटपुट पे क्या असर पड़ेगा, जिससे हमारे रिटर्न पे असर पड़ेगा। तो स्केल के बदलने का मतलब क्या है वो अभी दिया है, ध्यान दीजिए। बोलता है अ चेंज इन स्केल मींस, ध्यान दीजिए, चलिए, अ चेंज इन स्केल means that all factors of production are increased or decreased in same proportion। बोलते हैं हम ये लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल तभी देख सकते हैं जब कोई व्यक्ति अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में अपना स्केल ऑफ प्रोडक्शन, कोई व्यक्ति अपने क्या बताइए प्रोडक्शन में स्केल ऑफ प्रोडक्शन को जब बदलता है, स्केल को चेंज करता है, तभी ये लॉ वर्क करेगा। तो स्केल के बदलने का मतलब क्या है, हम कब बोलेंगे कि देयर इज अ चेंज इन स्केल ऑफ प्रोडक्शन, कब बोलेंगे? बोलते हैं जब आप प्रोडक्शन करते वक्त सारे इनपुट्स को एक साथ इंक्रीज या एक साथ डिक्रीज करोगे, उसे बोलते हैं स्केल इन प्रोडक्शन का बदलना। तो चेंज इन स्केल के वजह से, हमारे स्केल के बदलने के वजह से हमारे आउटपुट पे क्या असर पड़ेगा यह बताएगा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। सर आइए इसका हम एग्जाम्पल देखते हैं, सुनिए, आ जाओ बेटा प्लीज, आइए, चलिए हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेते हैं नंबर्स के साथ, तो आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, ठीक है ना। ओके चलो आ जाइए। तो हम एक फैक्ट्री का एग्जाम्पल ले रहे हैं जहां पे हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, ठीक है, और अभी हम करंटली लॉन्ग रन में हैं, ठीक है। अगर हम करंटली लॉन्ग रन में होंगे तो ही हम लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल के बारे में पढ़ पाएंगे, है ना। तो हम लॉन्ग रन का एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है सर, लॉन्ग रन पढ़ा रहे हैं। ओके आगे मैंने बोला कि हमने आपको पढ़ाया था वैसे प्रोडक्शन फंक्शन क्या होता है। बोलते हैं प्रोडक्शन फंक्शन होता है क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ वेरियस इनपुट्स यूज्ड। हमने आपको बोला था कि आप जितने भी तरीके के इनपुट यूज करोगे उनको यूज करके आप मैक्सिमम कितना आउटपुट बना सकते हो, वो कौन बताता है? प्रोडक्शन फंक्शन। लेकिन मैंने आपको पढ़ाया था कि हम हमारे एनालिसिस को आसान बनाने के लिए ऐसा अज्यूम करते हैं कि हमारे सिर्फ दो ही इनपुट है ना, हाँ, लेबर एंड कैपिटल। तो हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट रन में सिर्फ लेबर बदल सकते, कैपिटल नहीं, और लॉन्ग रन में ये दोनों को हम चेंज कर सकते हैं।
बात समझ में आ रही है? ये इसी चीज को अभी यूज करने वाला हूं यहाँ पे, ठीक है ना। इसलिए बार बार मैं आपको थोड़ा सा, है ना, थोड़ा सा आपको फ्लैशबैक देते जा रहा हूं बीच बीच में, ताकि आपको समझ में आए कि मैं कौन सी बात कर रहा हूं। चलिए अब ध्यान दीजिए। अब मैं बोल रहा हूं, प्लीज सुनेंगे बेटा, प्लीज प्लीज ध्यान दीजिए। मैं बोल रहा हूं कि एक व्यक्ति अपने फैक्ट्री में लेबर और कैपिटल, ठीक है, कैपिटल में वो सारे एसेट्स आते हैं जो प्रोडक्शन में आप यूज करते हैं। तो फिलहाल हम मशीनरी ले लेते हैं एग्जांपल, कि नंबर ऑफ मशीनरीज की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। ओके, अब मैंने बोला कि हम जो है हम जो है 100 लेबरर्स और 20 मशीनरी को यूज करके हम आउटपुट बना पा रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल 500 यूनिट्स का। वापस से मैंने क्या बोला कि देखो, हम अभी लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल पढ़ रहे हैं, तो हमने बोला हम फर्दर एनालिसिस के लिए ऐसा अज्यूम करते हैं कि दो ही इनपुट्स हैं, लेबर और कैपिटल, और अभी मैं लॉन्ग रन में हूं तो दोनों को चेंज कर पाऊंगा। फिलहाल मैंने बोला कि करंटली हम 100 लेबरर्स एंड 20 मशीनरी यूज कर रहे हैं, जिनको यूज करके हमारा 500 यूनिट का आउटपुट बन रहा है, एकदम सिंपल। अब लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल वर्क कैसे करता है यह समझने के लिए पहले आपको स्केल ऑफ प्रोडक्शन बदलना पड़ेगा। एंड चेंज इन स्केल का मतलब क्या है? उसका मतलब होता है कि अगर आप आपके सारे इनपुट्स को एक साथ सेम प्रपोर्शन में बढ़ाते हैं, अच्छा, मतलब कि मैं बोल रहा हूं कि समझो आपने 40% से लेबर को बढ़ा दिया, मतलब आपने 40% से लेबर को बढ़ाया, तो कैपिटल को भी 40% से बढ़ाना पड़ेगा। 100 का 40%, 20 का 40%, 8। वापस से जिस प्रपोर्शन से आप एक इनपुट को बढ़ाते हैं, उसी से दूसरे को बढ़ाना पड़ेगा। जब आप सारे इनपुट्स को सेम प्रपोर्शन में इंक्रीज या डिक्रीज करोगे, तब हम बोलते हैं ये चेंज इन स्केल का एग्जाम्पल है ना। तो चेंज इन स्केल देखने के लिए दोनों को हमें सेम प्रपोर्शन में बदलना पड़ेगा, जो मैंने आपको यहां पे करके बताया। ओके, तो ये चेंज होने के बाद अब मुझे बताइए, हमारे पास अब 140 लेबरर्स हैं और 28 मशीनरीज हैं। मेरा सवाल आपसे यह है कि अब हमारा आउटपुट कितना बनेगा, बताइए। चलो जल्दी से, चलो, यस, चलिए जवाब दीजिए। मैंने क्या बोला, आपको समझ में आया कि नहीं मैं क्या बोल रहा हूं? मैंने मेरे इनपुट्स को, मैंने मेरे सारे इनपुट्स को इनपुट्स को 40% से बढ़ा दिया, तो मेरा आउटपुट अब कितने से बढ़ेगा, बताइए। तो सब बच्चों ने बोला कि सर एक काम करो, आउटपुट को भी 40% से बढ़ा दो, तो आंसर आएगा 700। पर ऐसा हमेशा नहीं होता, बस यही हमें सीखना है। ऐसा हो सकता है पर हमेशा नहीं होगा, है? हाँ, वही आपको भी पढ़ना है। अब सुनिए ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूं, सुनिए ध्यान से। मैं ऐसा बोल रहा हूं, हम एक लाइन लिखेंगे कॉमन सेंस की, ठीक है ना। हम एक लाइन लिखेंगे कॉमन सेंस की, तो ये कॉमन सेंस वाली लाइन सारे बच्चे लिखेंगे। पहले हम एक कॉमन सेंस वाली लाइन पहले लिखेंगे, और इस लाइन को
आप मन ही मन में कम से कम 5 बार पढ़ोगे। मैं अभी एक कॉमन सेंस वाली लाइन बोलने वाला हूं जिसको 5 बार आपको पढ़ना है, ठीक है ना। चलो कॉमन सेंस वाली बात क्या है सुनेंगे। कॉमन सेंस वाली बात यह है कि इफ वी इंक्रीज आवर इनपुट्स, अगर हम इनपुट्स को इंक्रीज करते हैं, देन आउटपुट विल ऑल्सो इंक्रीज। ये कॉमन सेंस वाली बात है बेटा। अगर आप इनपुट को इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट भी आपका इंक्रीज होगा ही होगा। ये याद रखोगे आप लोग। इस चीज को 5 बार मन में बोलो, इस चीज को 5 बार मन में बोलो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं? हाँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं क्योंकि अभी मैं एमसीक्यू पूछूंगा बाद में। मैं अभी बाद में इस पे एमसीक्यू पूछूंगा और बच्चे इसमें गलती करने वाले हैं इस कॉमन सेंस वाले पॉइंट पे। इसलिए पहले ही बोल रहा हूं कि इसको जो है क्या बताइए, इसको जो है बताइए क्या बताइए। हाँ, 5 बार मन में बोलना है कि इनपुट बढ़ता है तो आउटपुट बढ़ता है, इनपुट बढ़ता है तो आउटपुट बढ़ता है, इनपुट बढ़ता है तो आउटपुट बढ़ता है। ऐसे और 2 बार मन में बोलिए, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है सर, अब सुनिए। यहां पे हमने इनपुट को बढ़ाया, कितने से बढ़ाया? हमने इनपुट को 40% से बढ़ाया, तो क्या मेरा आउटपुट बढ़ेगा या गिरेगा? वापस से, हमने इनपुट को 40% से बढ़ाया, तो हमारा आउटपुट बढ़ेगा या गिरेगा? हमारा आउटपुट बढ़ेगा, पर कितने से बढ़ेगा ये डिपेंड करता है। समझा? अच्छा, बोलते हैं, सुनिए ध्यान से, बोलते हैं कि देखो देखो देखो, बोलते हैं कि जब आपका इनपुट आपने इंक्रीज करते हो ना, आप जब परसेंटेज चेंज इन इनपुट इंक्रीज्ड, मतलब आपने इनपुट को 40% से बढ़ाया, तो ये कॉमन सेंस की बात है। ये कॉमन सेंस की बात है कि आपका परसेंटेज चेंज इन आउटपुट या परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट, या वापस से मैंने क्या बोला, अगर आपने 40% से इनपुट को बढ़ाया तो आउटपुट चेंज होगा और वो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, पर कितने से बढ़ेगा इसकी बात हम करने वाले हैं। बोलता है ऐसा जरूरी नहीं है कि इनपुट 40% से बढ़े तो आउटपुट भी 40% से बढ़े, ऐसा जरूरी नहीं होता। 3 केसेस हो सकते हैं हाँ, 3 केसेस हो सकते हैं कि आपका इनपुट बढ़ा तो आउटपुट बढ़ेगा, आपका इनपुट बढ़ा तो आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन द इंक्रीज इन इनपुट इज इक्वल टू इंक्रीज इन आउटपुट। मतलब ये है केस 1। अगर 40% से आपका इनपुट बढ़ा तो ऐसा हो सकता है कि आउटपुट भी 40% से ही बढ़े, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आउटपुट, जब इनपुट बढ़ाया तो आउटपुट बढ़ेगा, जब इनपुट बढ़ाया तो आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आउटपुट ज्यादा बढ़े इनपुट से। समझा? जो परसेंटेज चेंज है आउटपुट का वो ज्यादा हो इनपुट से, ऐसा हो सकता है। समझ में आ रहा है? ऐसा हो सकता है, ठीक है। रुकना, हाँ, तो ऐसा हो सकता है, करेक्ट। या ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपका इनपुट बढ़ा तो आउटपुट बढ़ेगा, लेकिन इनपुट जितना नहीं। तो ऐसा भी हो सकता है कि इनपुट के बढ़ने पे
आउटपुट बढ़ा पर इनपुट जितना नहीं बढ़ा। तो ये 3 केसेस आपके बन सकते हैं यहां पे। सर इसका मतलब क्या है, आइए वही देखते हैं। बोलते हैं कि जब आपने जितना इनपुट बढ़ाया है एग्जैक्टली उतना ही आपका आउटपुट अगर बढ़ता है उतने परसेंटेज से, तो हम इस केस को बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। मतलब जितना स्केल में चेंज किया, जितना इनपुट में चेंज किया, एग्जैक्टली उतना ही आउटपुट में परसेंटेज वाइज चेंज हो रहा है। कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल बोलते हैं इसको। अगर मैंने इनपुट को इंक्रीज किया पर आउटपुट इनपुट से ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, तो इसको बोलते हैं क्या, बताइए? इसको बोलते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और यहां पे देखेंगे तीसरा केस ऐसा भी हो सकता है कि अगर आप इनपुट को बढ़ाते हैं तो आउटपुट बढ़ेगा पर इनपुट जितना नहीं बढ़ पाया, ऐसा भी हो सकता है। इसको बोलते हैं राजा डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। तो आपके बुक में इतना ही दिया है इसके बारे में बस। अब इसका एग्जांपल लेके देखते हैं। मैं एक एमसीक्यू पूछता हूं, मैं एक आपको एमसीक्यू पूछता हूं, देखते हैं कितने बच्चों को ये थोड़ा बहुत समझ में आया है। ठीक है ना? चलो एक एमसीक्यू आपको पूछते हैं। आ जाओ, मैं एक एमसीक्यू आपको पूछता हूं, ठीक है? सुनिए। तो एमसीक्यू है, इफ इनपुट्स आर increased by 30% and increasing returns to scale are present, then output will dash। समझ में आ रहा है? अगर आपसे गलती होती है तो होने दो, टेंशन मत लो, मैं समझाने ही आया हूं, टेंशन नहीं लेना है। गलती हुई तो होने देना, ठीक है ना? टेंशन नहीं लेना। तो अगर हमने इनपुट को 30% से बढ़ाया और इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल हमारे प्रेजेंट है, तो आपको बताना है कि आउटपुट के साथ क्या होगा। देन आउटपुट विल, ऑप्शन ए, इंक्रीज बाय 30%, ऑप्शन बी डिक्रीज बाय मोर देन 30%, ऑप्शन सी इंक्रीज बाय मोर देन 30%, एंड ऑप्शन डी मैं आपको दे रहा हूं, इंक्रीज बाय लेस देन 30%। इस प्रकार के सवाल आते हैं बेटा हमारे इस टॉपिक से। चलिए बताइए क्या लगता है आपको? चलिए बताइए क्या लगता है? मैं एक मिनट हटता हूँ स्क्रीन से, 1 मिनट रुकिए। हाँ बताइए। चलो मैंने एक एमसीक्यू पूछा आपको, है, बताइए जवाब क्या लगता है आपको? ए, बी, सी या डी? ए, बी, सी या डी? जल्दी से पढ़िए। क्या लगता है? बस, है ना? तो कुछ बच्चों ने बी बोला है यहां पे, कुछ बच्चों ने सी बोला है। करेक्ट?
और भी कोई है क्या? और भी कोई है? अब ए बोल दो यार, ए और डी भी बोल दो, उनको बुरा लग रहा है ना? अरे ए और डी भी बोल दो ना, उनको बुरा लग रहा है यार, तुम सिर्फ बी और सी बोल रहे हो। कोई ए और डी भी बोल दो। हैं? हाँ चलो, गोलू ने ए बोल दिया है। अब डी वाला भी कोई आ जाओ जल्दी से, कोई डी भी बोल दो यार, अभी अच्छा नहीं लग रहा है डी को। हाँ तो देखो, मैंने आपको पहले क्या लिखाया? सबसे पहले क्या लिखाया था मैंने आपको? मैंने क्या लिखा था आपको? कॉमन सेंस। ये हमेशा याद रखना है, कॉमन सेंस हमेशा याद रखना है। मैंने इस क्वेश्चन में अगर इनपुट को 30% से बढ़ाया है तो अब ये कॉमन सेंस की बात है कि आउटपुट इंक्रीज ही होना चाहिए। तो ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन बी तो हो ही नहीं सकता ना बेटा, क्योंकि मैंने आपको वही तो समझाया सबसे पहले कि अगर इनपुट को मैं बढ़ा रहा हूं तो मेरा आउटपुट गिरेगा कैसे? तो बी तो आंसर हो ही नहीं सकता ना बेटा। यही तो कॉमन सेंस की बात कर रहा था कब से मैं, समझा बात? अब अगर इनपुट मेरा 30% से बढ़ा और अगर आउटपुट भी 30% से ही बढ़ा तो फिर ये तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो जाएगा, ये तो कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल हो जाएगा ना। हमें क्वेश्चन में क्या बोला है? इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल बताओ। हमें क्वेश्चन में बोला है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल अगर है तो क्या होगा? अब ऑप्शन सी चेक करो, ऑप्शन सी चेक करो। हमारा इनपुट 30% से बढ़ा तो आउटपुट बढ़ा, और वो भी ज्यादा, 30% से ज्यादा बढ़ा। हाँ ये है सॉरी इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। चलिए, तो क्या बोल रहा था मैं आपको कि ये है इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, करेक्ट। आगे नेक्स्ट एंड आगे देखेंगे, हाँ एंड आगे देखेंगे प्लीज। ऑप्शन डी देखो, ऑप्शन डी में क्या हो रहा है? ऑप्शन डी में क्या हो रहा है चेक करो। हमारा इनपुट बढ़ा पर आउटपुट भी बढ़ा, बट बाय लेस देन 30%। ये है आपका डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। बात खत्म। समझ में आ गया कि नहीं बताइए फास्ट? क्या अब बात समझ में आ रही है क्या करना है? क्या अब बात समझ में आ रही है? वेरी गुड। बस इतना आपको बताना था, मुझे इतना ही आपको बताना था बेटा, बात खत्म हो गई। यही है आपका CRS IRS DRS। लेकिन सर अब आपने ये तो बताया नहीं कि ऐसा होता क्यों है ना? तो अब जो है ये क्या था? ये तो सर आपने रिटर्न्स टू स्केल बताया। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या है? जैसे कि मैंने आपको बताया वेरिएबल प्रोपोर्शन वाला, मैंने बोला टोटल प्रोडक्ट क्या होता, मार्जिन प्रोडक्ट क्या होता, एवरेज प्रोडक्ट क्या होता, ये मैंने आपको बता दिया। फिर आप बोलेंगे अरे पर सर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या है ये बताओ ना। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ने बोला जैसे जैसे वेरिएबल इनपुट बढ़ाओगे एक पॉइंट के बाद इवेंचुअली आपका मार्जिनल प्रोडक्ट गिरना चाहिए। ये बोला किसने? लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ने। वैसे ही रिटर्न्स टू स्केल में मैंने आपको ये बता दिया, वैसे ही रिटर्न्स टू स्केल में मैंने आपको भी क्या बताया? मैंने आपको रिटर्न्स टू स्केल में बता दिया कि कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल क्या होता है। जब हम सारे इनपुट को बढ़ाते हैं और जितना इनपुट में हमने चेंज किया उतना ही आउटपुट में चेंज होता है, तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल। फिर मैंने आपको बताया इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या है भैया? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या है भैया बताओ? मैंने बोला कि देखो आप जब इनपुट को चेंज करोगे तो आपका आउटपुट इनपुट से ज्यादा बढ़ता है, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। फिर मैंने बोला डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल क्या है? जब आप इनपुट को बढ़ाओगे तो आपका जो आउटपुट है वो इनपुट से अगर इनपुट बढ़ा तो आउटपुट भी बढ़ेगा, पर इनपुट जितना नहीं बढ़ेगा। यह है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल।
लेकिन सर लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या बोलता है ये बताओ ना, समझा? ये इंस्टीट्यूट ने बुक में बताया ही नहीं है। सर क्यों क्यों क्या होता है? बस नहीं बताया तो नहीं बता, क्या कर सकते हैं? तो मैं बता देता हूं, है ना, मैं बताता हूं। तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ने क्या बोला था? जैसे जैसे वेरिएबल इनपुट को आप बढ़ाओगे तो मार्जिन प्रोडक्ट के साथ क्या होगा, वैसे ही लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल बोलता है कि यहां पे आप जब लॉ क्या बोलता है, यहां पे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल बोलता है जैसे जैसे आप आपके सारे इनपुट्स को साइमल्टेनियसली, जब आप आपके सारे इनपुट को, जैसे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन ने क्या बोला, सिर्फ वेरिएबल इनपुट को बदलो। ये क्या बोल रहा है? बोलता है हम तो लॉन्ग रन में हैं, हम तो अभी यहां पे लॉन्ग रन में हैं, तो जब हम हमारे सारे इनपुट्स को एक साथ साइमल्टेनियसली इंक्रीज करेंगे तो इनिशियली हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलते हैं। फिर कुछ समय बाद जैसे जैसे हम और इनपुट बढ़ाएंगे और इनपुट बढ़ाएंगे और इनपुट बढ़ाएंगे तो कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल मिलेंगे। फिर कुछ समय बाद जब हम और इनपुट बढ़ाएंगे और इनपुट बढ़ाएंगे और इनपुट बढ़ाएंगे तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलता है। ऐसा ये लॉ बोलता है। तो सर इसका कोई डायग्राम बता दो। डायग्राम भी बता रहे हैं, आ जाओ, है ना, ये आपकी बुक में है नहीं पर देख लो, बस आपके बुक में ये है नहीं पर देख लो। बोलता है जैसे जैसे आप आपके इनपुट को बढ़ाएंगे वैसे वैसे आपका आउटपुट, पहले इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आपको मिलेगा। पहले आपको क्या मिलेगा? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल इनिशियली। तो इनिशियली जब आप आपके सारे इनपुट्स को एक साथ चेंज करते हैं तो इनिशियली एक्सपीरियंस आपको मिलता है किसका? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का। फिर अगर आप और इनपुट बढ़ाएंगे तो फिर आपको धीरे धीरे मिलता है कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल कुछ समय तक। और अगर आप और ज्यादा इनपुट बढ़ाते जाएंगे तो एक पॉइंट के बाद अब आपको जो है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल मिलना चालू हो जाएंगे, ऐसा। तो ये बोलता है कौन, बताओ? ये क्या है? ये आपके लॉ का डायग्राम है। कौन से लॉ का? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल का। अब इसका रीजन क्या है? ये तो सर हमने डायग्राम बना दिया, अब इसका रीजन क्या है? सुनिए ध्यान से, है ना। अब इसका रीजन क्या है प्लीज ध्यान दीजिए। अब इसका रीजन है बेटा इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। क्या बोला? इसका रीजन है, इसका रीजन है इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल, ये इसका रीजन होता है। सर इसका क्या मतलब है? सुनिए ध्यान से प्लीज। इसका क्या मतलब होता है सर इकोनॉमीज डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल का? बोलते हैं कि जब हम लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करते हैं ना, जब हम इनिशियली हमारे सारे इनपुट्स को एक साथ बढ़ाएंगे, तो इनिशियली क्या होता है ना, थोड़ा सा भी इनपुट बढ़ाने से हमारा आउटपुट ज्यादा बढ़ता है, ऐसा बोल रहे हैं। मतलब इनिशियली लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करने से हमें फायदा होता है इनिशियली। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब यह होता है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने से अरे यार रुक जाओ एक मिनट, हाँ रुक जाओ, हाँ। इकोनॉमीज ऑफ स्केल बोलता है कि लार्ज स्केल प्रोडक्शन
करने से आपका इनिशियली एवरेज में जो आपका कॉस्ट होता है वो कम होता है, गिरता है इनिशियली। वापस से, इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब है कि जब आप स्केल ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो एवरेज में आपका कॉस्ट कम हो जाता है इनिशियली। मतलब एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल अगर आप पहले 100 यूनिट्स बना रहे थे तो उसको बनाने का खर्चा आपको लग रहा था फॉर एग्जांपल 10,000 रुपए, है ना। 10,000 नहीं लेते, चलो 15,000 लेते, ठीक है ना। क्या लेते हैं, 15,000 रुपए, ठीक है। तो एवरेज में खर्चा कितना लग रहा था, 100 यूनिट बनाने के 15,000, तो एवरेज में 150 रुपया पर यूनिट, करेक्ट। अगर आपने एक साथ आपके इनपुट को बढ़ाया तो आपका जो आउटपुट है वो भी दन्नत से बढ़ेगा। लेकिन इनिशियली क्या होता है, देखो, समझो आपने इतने इनपुट बढ़ाए कि आपका जो आउटपुट है अब वो हो गया 180 यूनिट्स। आपका आउटपुट जो है वो 180 यूनिट्स हो गया इनपुट के बढ़ाने की वजह से। अब आपका, अगर आप प्रोडक्शन ज्यादा करो तो खर्चा ज्यादा ही आएगा बेटा, टोटल में तो खर्चा ज्यादा ही आएगा, टोटल में तो खर्चा ज्यादा ही आएगा। समझो आपका खर्चा आ रहा है 21,600, लेकिन एवरेज में देखो क्या हुआ, दिस डिवाइड बाय 180 करो, एवरेज में देखना आपका कॉस्ट गिर गया होगा। इसे बोलते हैं इकोनॉमीज ऑफ स्केल। लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने के वजह से आपका एवरेज में जब कॉस्ट गिरता है, इसको बोलते हैं कि आपको इकोनॉमीज ऑफ स्केल मिल रहे हैं, आपको लार्ज स्केल प्रोडक्शन करने का फायदा मिल रहा है इनिशियली। तो इनिशियली ऐसा फायदा हमें मिलता है लार्ज स्केल में प्रोडक्शन करने की वजह से, एक साथ सारे इनपुट्स को बढ़ाने की वजह से इनिशियली हमारा एवरेज में कॉस्ट गिरता है। लेकिन कुछ समय बाद ये जो बेनिफिट हमें मिल रहा था, कुछ समय बाद ये जो बेनिफिट हमें मिल रहा था, एवरेज कॉस्ट कम हो रहा था, ये बेनिफिट हमें धीरे धीरे कम होना चालू होता है। क्यों? क्योंकि अब स्केल ऑफ प्रोडक्शन और बढ़ते जा रहा है। हमेशा तो सेम बेनिफिट मिलेगा ऐसा जरूरी है क्या, है ना। तो एक पॉइंट के बाद चूंकि स्केल ऑफ प्रोडक्शन अब बहुत ज्यादा बढ़ना चालू हो जाता है, तो एक पॉइंट के बाद आपको कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल की अनुभूति होती है। मतलब जितना इनपुट बढ़ाओगे एग्जैक्टली उतना ही आउटपुट में भी आपका चेंज देखने को मिलेगा। और उसके बाद क्या होता है, अगर आपने अब और ज्यादा इनपुट बढ़ाए तो अब इतना लार्ज स्केल प्रोडक्शन को मैनेज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। ओनर के हाथ में कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है जब बहुत ज्यादा लार्ज स्केल प्रोडक्शन हो जाता है तो, और तब मैनेजमेंट इश्यूज बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, जिससे हमें डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की अनुभूति होती है, जिसके वजह से डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल आता है। मतलब कि जितना आप इनपुट को बढ़ाएंगे आउटपुट बढ़ेगा पर उससे कम बढ़ेगा, है ना। मतलब अगर मैंने इनपुट को 30% से बढ़ाया, आउटपुट बढ़ेगा पर 10% से ही बढ़ेगा, ऐसा। तो बस ये चीज बोलता है कौन, बताइए, हमारा लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। बस हमें याद क्या रखना है, पहले वो देखिए। हमें याद क्या रखना है, आ जाइए वापस। हमें याद क्या रखना है सर, ये बताओ। चलो आ जाइए, हमें याद ये रखना है यहां पे ये चीज, आ जाओ प्लीज। बोलते हैं मैंने एग्जांपल लिया है, व्हेन ऑल इनपुट्स आर इंक्रीज बाय 40%। अगर हम हमारे सारे इनपुट को 40% से बढ़ाए, एंड इफ द परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट इज इक्वल टू परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, है ना। बोलते हैं हम कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का और एक नाम दे सकते हैं, इसका दूसरा नाम होता है दोस्तों लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन। क्या बोला, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन है। सर समझ में नहीं आ रहा है, आ जाइए। लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, है ना। चलिए, लीनियर होमोजीनियस प्रोडक्शन फंक्शन, इसका मतलब होता है बेटा, प्लीज सुनेंगे ध्यान से, कि पहली बात लीनियर रिलेशनशिप का मतलब क्या है। लीनियर रिलेशनशिप का मतलब ही ये होता है कि अगर एक चीज को मैंने चेंज किया
कुछ परसेंटेज से, तो उतने ही परसेंटेज से दूसरी चीज भी चेंज हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं मेरे इनपुट को 40% से बढ़ाता हूं, तो मेरा अगर आउटपुट भी सेम प्रोपोर्शन में अगर बढ़ता है, तो हम बोलेंगे कि हम इस केस में हमारा इनपुट और आउटपुट जो है वो लीनियर रिलेशनशिप में है। और लीनियर रिलेशनशिप कब दिखेगा? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के केस में ही दिख सकता है ना, क्योंकि कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल में ही ऐसा होता है कि जितने से इनपुट बढ़ेगा उतने से ही आउटपुट बढ़ेगा। समझ में आ रहा है? तो इसको वो ना ऐसा लिख के बताते हैं, इसको एकदम ऐसा लिख के बताते हैं, बोलते हैं देखो देखो, बोले हमारा क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज अ फंक्शन ऑफ लेबर एंड कैपिटल यूज्ड। अगर मैं लेबर और कैपिटल को 2 गुना कर देता हूं, अगर मैंने लेबर और कैपिटल को दोनों को 2 गुना बढ़ा दिया, डबल कर दिया, तो हमारा आउटपुट भी तो डबल होगा। हमारा आउटपुट भी तो डबल होगा। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल का एग्जांपल देख रहे हैं, इसीलिए। फिर हम यहाँ पे ये 2 कॉमन निकाल सकते हैं, तो बोलते हैं 2 टाइम्स क्यू इज 2 टाइम्स फंक्शन ऑफ लेबर कॉमा कैपिटल। तो बोलते हैं कि जितना चेंज इनपुट में किया उतना ही चेंज आउटपुट में होता है। कहां होता है ऐसा? लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन। एंड ये कब दिखता है आपको? कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल के केस में। ये एमसीक्यू आ सकता है। तो बोल रहे हैं अभी, हाँ बोल रहे हैं बेटा सर आपने यहाँ पे सी लिख दिया, सर कैपिटल को तो के लिखते हैं। बेटा मेरी मर्जी में कुछ भी लिखूं मेरी मर्जी में कुछ भी लिखूं, है ना, तो मेरे को उस कैपिटल को सी लिखना है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो एक वेरिएबल अपने असाइन किया उसको, तो मैं मेरी मर्जी में सी लिखूं कि के लिखूं, उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ रहा है। ठीक है ना? चलो ये तो हद ही होगी ना बेटा, है ना। कुछ अब वो ऐसा कोई वो थोड़ी ना कि उसको केच लिखना पड़ता है, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है ना? चलो आइए वापस आएंगे। चलो तो वापस से लीनियर होमोजीनस प्रोडक्शन फंक्शन कब देखने को मिलता है? कब देखने को मिलता है? हमारे कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के केस में। ये एमसीक्यू आ सकता है। नेक्स्ट आ जाओ, जल्दी से समरी में आ जाएंगे। अगली बात चलो अगली बात देखेंगे, प्लीज। अगली बात बोलते हैं कि अगर हमारा परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट अगर ज्यादा है परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट से, तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। और अगर ये कम है, परसेंटेज इंक्रीज इन आउटपुट कम है परसेंटेज इंक्रीज इन इनपुट से, तो डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। बस याद इतना ही रखना है। वो डायग्राम एक्स्ट्रा बताया था, उस पर कोई एमसीक्यू नहीं है। एमसीक्यू ये चीजों पे आता है, जैसे मैंने आपको करवाया था ना भी क्लास में एमसीक्यू, बस उस टाइप के आपको एमसीक्यू आएंगे। ऐसा बोलेगा लीनियर होमोजेनियस प्रोडक्शन फंक्शन कहाँ होता है? सीआरएस में होता है। बात खत्म। ठीक है ना? चलो आगे नेक्स्ट। नहीं ऐसा नहीं है बेटा, कैपिटल को के कौन लिखता है? जनरली इकोनॉमिक्स में प्रोडक्शन फंक्शन बनाते वक्त कैपिटल को के से डिनोट करते हैं, पर ऐसा कोई थंब रूल नहीं है कि केच देना चाहिए उसको। मैं कोई भी अल्फाबेट दे सकता हूं, ठीक है? ऐसा कोई थंब रूल नहीं कि केच देना पड़ेगा। गलत नहीं है के देना, मैं ऐसा बोल रहा हूं कि मैंने अगर सी दिया तो वो गलत नहीं है, ये चीज समझा रहा हूं। ठीक है ना? चलिए वापस आएंगे। हाँ आ जाओ। ठीक है ना? आगे बढ़ेंगे। अब आगे देखेंगे नेक्स्ट। अब बात आती है, हाँ अब बात आती है क्या बताइए? इसकी कॉब डगलस। किसकी बात आती है? कॉब डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। तो कॉब डगलस कौन थे? ये 2 लोग थे कॉब डगलस, है ना। एक का सरनेम कॉब, दूसरे का सरनेम डगलस। इन दोनों ने मिल के एक प्रोडक्शन फंक्शन का इजाद किया था। इन्होंने पहले प्रोडक्शन फंक्शन बनाया था कि क्वांटिटी इज के टाइम्स लेबर रेस टू द पावर ऑफ ए इंटू कैपिटल रेस टू द पावर ऑफ 1 माइनस ए। ऐसा इन्होंने क्या बनाया था? ऐसा इन्होंने एक प्रोडक्शन फंक्शन अपना इजाद किया था। इन्होंने बोला था कि ये जो प्रोडक्शन फंक्शन है ना, ये सिर्फ और सिर्फ महज क्या बताइए, पूरे इंडस्ट्री को अप्लाई होता है। ये आप इंडिविजुअल फर्म को अप्लाई नहीं करवा सकते। वापस से इन्होंने एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन बनाया और इन्होंने बोला
कि इस प्रोडक्शन फंक्शन को अगर आपको अप्लाई करना है कहीं, तो ये पूरे इंडस्ट्री के प्रोडक्शन को अप्लाई होगा। इंडिविजुअल फर्म के लिए हम ये प्रोडक्शन फंक्शन यूज नहीं कर सकते, ऐसा इन्होंने बताया। देन इन्होंने इसमें कुछ एनालिसिस वगैरह किया आगे, एंड देन इन्होंने ऐसा कंक्लूजन निकाला। इनका ऐसा मानना था कि अगर कोई अपने इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहता है, तो उस केस में आपको लेबर का 3/4 कंट्रीब्यूशन लगेगा और कैपिटल का आपको 1/4 कंट्रीब्यूशन लगेगा। अगर आप आपके इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं, तो आप जितने भी टोटल इनपुट्स यूज कर रहे हैं ना, उसमें 75% इनपुट्स, 3/4 ऑफ द इनपुट्स लेबर होने चाहिए एंड 1/4 ऑफ द इनपुट्स कैपिटल होने चाहिए। अगर इस प्रपोर्शन में आप लेबर और कैपिटल को यूज करेंगे, तो आपके इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ सकता है। ऐसा इन्होंने कुछ अपना एनालिसिस करके कंक्लूजन निकाला। फिर बात आती है इस फॉर्मूला की। ये फॉर्मूला क्या बता रहा है? ये फॉर्मूला बता रहा है कि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट डिपेंड करेगा आपके के। अब इंस्टीट्यूट ने बोला है के क्या है? ये कांस्टेंट नंबर है। एक्चुअली के होता है कि आप आपके इनपुट्स को कितने एफिशिएंटली यूज कर रहे हो, वो ये बताता है। फिर लिखा है एल और फिर लिखा है सी, एंड इसके पावर में दिया है ए एंड 1 - ए। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। अभी कोई क्लास है नहीं, तो मेरी बात प्लीज ध्यान से सुने। हम 10 मिनट थोड़ा सा एक्स्ट्रा लेंगे आपका, हम 10 मिनट आपका एक्स्ट्रा देखेंगे, प्लीज ध्यान दीजिए। हाँ, हम 10 मिनट एक्स्ट्रा लेंगे, प्लीज सुनिए। चलो, तो इन्होंने ऐसा लिखा। अब यहां पे देखो उन्होंने क्या किया, देखो ठीक है ना। अभी जो मैं बता रहा हूं ना बेटा, वो पूरे सीए फाउंडेशन में आपको कहीं पे दिखना डिफिकल्ट है, क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन सीए फाउंडेशन बुक में दिया ही नहीं है, और आधे से ज्यादा बच्चे इस चीज को रट्टा मारते हैं। पर आज मैं इसको आपको लॉजिकली बताने वाला हूं, तो सुनिए ध्यान से, मैं कुछ बता रहा हूं, चलिए सुनेंगे। तो कॉब डगलस भाई साहब ने देखो क्या किया, उन्होंने अपना प्रोडक्शन फंक्शन बना के दे दिया। बोलते हैं आपका आउटपुट उतना ही बढ़ेगा जितने आप एफिशिएंसी के साथ काम करोगे, एंड लेबर रेज टू द पावर ऑफ ए इंटू कैपिटल रेज टू द पावर ऑफ 1 - ए। अब सर ये ए क्या है? ए और 1 - ए। इंस्टीट्यूट ने आपके बुक में लिखा है कि दीज आर पॉजिटिव कॉन्स्टेंट्स। कांस्टेंट नंबर है बोलते हो, एक्चुअल में ये ए है। यहां पे ये जो ए है ना, ये ए होता है यहां पे लेबर इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट, और ये जो है 1 - ए एक्चुअल में वो है बी। इन्होंने ऐसा अज्यूम किया है कि बी की वैल्यू हमेशा 1 - ए ही होगी। वो है एक्चुअली कैपिटल इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट। सर ये तो हमने जिंदगी में नहीं सुना सर। ने क्या है, क्या हुआ, हमने ना बेटा इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 में हम एक चीज पढ़ते हैं। हम इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 में एक चीज पढ़ते हैं, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। हम ऐसा पढ़ते हैं कि प्राइस के बढ़ने पे हमारा क्वांटिटी डिमांडेड गिरता है। अगर मैंने प्राइस को 20% से बढ़ाया तो क्वांटिटी डिमांडेड गिरेगा, पर कितने से गिरेगा, इसका जवाब हमें देता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। अगर प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की वैल्यू है 2, तो हम बोलते हैं कि अगर प्राइस 20% से बढ़ा तो डिमांड 20% इंटू 2 40% से गिरेगा। समझ में आ रहा है? तो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या बताता है कि प्राइस के बदलने पे डिमांड कितना टाइम्स चेंज होगा। वैसे ही ये क्या बताएगा, ए
लेबर को अगर हम चेंज करेंगे, नंबर ऑफ लेबरर्स को चेंज करेंगे, तो इससे आउटपुट कितना टाइम्स चेंज होगा। अगर हम कैपिटल को चेंज करेंगे तो इससे आउटपुट कितने टाइम्स चेंज होगा, ये बताता है। और अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, अगर बेटा मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, तो हमें मिलता है टोटल इनपुट इलास्टिसिटी ऑफ आउटपुट है कि टोटलिटी लेवल में अगर इनपुट को मैंने चेंज किया, सारे इनपुट्स को एक साथ चेंज करने पे आउटपुट कितने टाइम्स रिस्पॉन्ड करेगा, ये बताता है ये इन दोनों का एडिशन। अब यहां पे आइए, वापस इधर आइए, इधर आइए, सब समझ में आएगा, टेंशन मत लो। इधर है, प्लीज सुनिए ध्यान से, आप सुनिए, ठीक है ना। सुनिए, इधर देखो क्या हुआ। समझो बेटा कि अगर हमारे इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 होती तो क्या होता। तो एक्चुअल में होता ये कि जितना हमारा प्राइस में चेंज होता ना, उतना ही चेंज हमारा क्वांटिटी डिमांडेड में होता उस समय। वापस से मैंने क्या बोला, देखो इस फॉर्मूला में हमने इलास्टिसिटी को 2 लिखा। कैसे आया ये 2? हमने बोला अगर आप परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी को परसेंटेज चेंज इन प्राइस से डिवाइड कर दो तो ये 2 की वैल्यू आती है, करेक्ट। हाँ, तो अगर परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी और परसेंटेज चेंज इन प्राइस दोनों की वैल्यू इक्वल होगी तो वैल्यू 1 आएगी इलास्टिसिटी की, और इसको बोलते हैं यूनिट इलास्टिसिटी। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर 20% से मैंने प्राइस बढ़ाया तो 20% से ही डिमांड गिरेगी, समझा ना। अच्छा, अगर मैं यहां पे लिख दूं कि इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि हमारा परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड ज्यादा होगा परसेंटेज चेंज इन प्राइस से, है। हाँ चलो 1 मिनट रुकेंगे, इसको थोड़ा सा बस ठीक कर देता हूं। हाँ ठीक है ना। मतलब अगर मैंने 20% से प्राइस बढ़ाया तो इससे ज्यादा से डिमांड बढ़ेगा। समझो डिमांड बढ़ेगा 50, डिमांड गिरेगा 50% से, तो इससे ज्यादा का चेंज आ रहा है यहां पे। और वैसे ही अगर मैं आपको बोलूं कि अगर E आपका लेस देन 1 हो तो आपका परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड विल बी लेस देन परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मतलब 20% से अगर प्राइस को बढ़ाया तो आपका डिमांड समझो 15% से ही गिरेगा, इससे कम परसेंटेज से। ये चीज को अब वहां पे अप्लाई करो। देखो बाजू में ही लिख रहा हूं मैं, बाजू में ही लिख रहा हूं। हमारी टोटल इनपुट इलास्टिसिटी क्या बताती है, हमारी टोटल इनपुट इलास्टिसिटी क्या बताती है, ये हमें बताती है कि ये हमें बताता है कि हमने अगर परसेंटेज चेंज इन इनपुट, मैं अगर इनपुट को चेंज करूंगा तो इससे मेरे आउटपुट पे, इससे मेरा आउटपुट कितने टाइम्स चेंज होगा। समझ में आ रहा है? मतलब कि अगर हमने इनपुट को, हमारा परसेंटेज चेंज इन आउटपुट, अगर हमारा परसेंटेज चेंज इन आउटपुट इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन इनपुट, मतलब जितना इनपुट में चेंज किया उतना ही आउटपुट में चेंज हो रहा है, तो हमारा इनपुट इलास्टिसिटी, टोटल इनपुट इलास्टिसिटी जो कि A+B था, उसकी वैल्यू आएंगी 1। देखो ना, जब ये दोनों इक्वल होता है तो इलास्टिसिटी की वैल्यू आती है 1, वही मैंने लिखा है। तो जब हमारा ये दोनों इक्वल, जितना इनपुट चेंज हुआ उतना ही आउटपुट अगर चेंज होगा तो टोटल इनपुट इलास्टिसिटी की वैल्यू 1 आनी चाहिए। मतलब कि इन दोनों के एडिशन का वैल्यू, इसका और इसके एडिशन का वैल्यू 1 आना चाहिए। अब मुझे बताइए, अब मुझे बताइए ये होता कब है, ऐसा कब होता है
कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल में। कब होता है ये बताओ? कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल के केस में। करेक्ट। हमारे कॉब डगलस भाई साहब ने ये गड़बड़ कर दी थी दोनों ने। उन्होंने अपना फॉर्मूला बनाते वक्त ऐसा अज्यूम किया था कि हमेशा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल ही होगा। इसीलिए उन्होंने इसकी इलास्टिसिटी को A लिखा और इसको 1 माइनस ए लिखा। मतलब आप जब टोटल इनपुट इलास्टिसिटी निकालोगे, A प्लस बी करने जाओगे, तो आंसर हमेशा 1 ही आएगा। तो कॉब डगलस ने अपने पुराने फॉर्मूला में यह गड़बड़ कर दी थी। उसने ऐसा अज्यूम किया था कि हमेशा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा, जिसके बारे में उनकी बत्ती बाद में जली। और उन्होंने अपने फॉर्मूला को रीराइट किया, वापस से लिखा, और उन्होंने बोला कि यस, हमसे गलती हो चुकी है, हमने ऐसा अज्यूम कर लिया था कि हमेशा ही CRS होगा, पर ऐसा जरूरी नहीं है। और इसीलिए उन्होंने अपना नया फॉर्मूला बनाया ये कि क्वांटिटी इज K टाइम्स लेबर रेज टू द पावर ऑफ A कैपिटल रेज टू द पावर ऑफ B। फिर उन्होंने बोला कि अगर हमारी टोटल इनपुट इलास्टिसिटी इक्वल टू 1 होगी, तभी हमारा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा। है अच्छा, अगर हमारा टोटल इनपुट इलास्टिसिटी यहां पे ग्रेटर देन 1 हो जाए, तो मतलब कि अगर मैंने इनपुट को चेंज किया तो मेरा आउटपुट ज्यादा चेंज हो रहा है इनपुट से। यह कब होता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल में। इसीलिए जब A प्लस बी ग्रेटर देन 1 होगा तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल का केस है। और अगर बोला कि अगर A प्लस बी की वैल्यू लेस देन 1 होगी, मतलब जितना हम इनपुट में चेंज कर रहे हैं उससे कम चेंज आ रहा है आउटपुट में, यह कब होता है? डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल के केस में। तो इन्होंने यह कंक्लूजन निकाला, यहां पे देखो, इन्होंने बोला कि हमसे गलती हो गई, एक्चुअली हमारा फॉर्मूला ऐसा होना चाहिए था, यह फॉर्मूला हमने गलत बना दिया। यहां पे हमने अज्यूम कर लिया था कि हमेशा इलास्टिसिटी 1 आएगी और कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल होगा, पर ऐसा जरूरी थोड़ी ना है। और इसीलिए उन्होंने फिर यह फॉर्मूला बनाया और फिर बोला कि अगर इस फॉर्मूला में A प्लस बी ग्रेटर देन 1 है तो ये केस होगा IRS का। अगर A प्लस बी इक्वल टू 1 है तो ये CRS का केस है, और अगर ये A प्लस बी लेस देन 1 है तो ये DRS का केस है। CA फाउंडेशन में आधे से ज्यादा बच्चे इसको रट्टा मारते हैं, पर मैंने इसका आपको लॉजिक बताया है फास्ट ट्रैक सीरीज में। बताइए मजा आया या नहीं? जल्दी से बताएंगे, फास्ट। मजा आया या नहीं? जल्दी से बताएंगे। जल्दी से बताएंगे, ठीक है ना? तो ये इसका एक्चुअल में लॉजिक है। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर देंगे अगर आपको मजा आया है तो सिंपली अब MCQ कैसा आएगा सुनो। MCQ कैसा आएगा? आपको बोलेगा एज पर कॉब डगलस फंक्शन इफ A प्लस बी इज ग्रेटर देन 1 देन इट इज अ केस ऑफ, तो आंसर होगा इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। लेकिन बेटा हद तो तब हो गई जब इंस्टीट्यूट ने इसमें बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछा। ध्यान दीजिए, अब कॉन्सेप्ट समझिए आप। आइए इधर, इंस्टीट्यूट ने आपको एक बार एग्जाम में मॉक टेस्ट पेपर में पूछा था। उन्होंने बोला, अब सुनना है, बहुत इतना खतरनाक सवाल है आप सोच भी नहीं सकते कि कॉब डगलस की बात कर रहा है वो। इंस्टीट्यूट ने सवाल पूछा, लास्ट चीज बता रहा हूं,
कि क्वांटिटी ऑफ आउटपुट इज 2 टाइम्स √L इंटू के, और उन्होंने लिख दिया, बताओ ये IRS है, ये DRS है। एक मिनट, हाँ, यस, ये IRS है, ये DRS है, ये CRS है, या नन ऑफ द अबव। बताओ आंसर बताइए इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या लगता है आपको, बताओ क्या लगता है आपको, आंसर बताइए जल्दी से। यस, हाँ, इसका आंसर है बेटा, इसका आंसर है ये है। सर ये आया कैसे? अरे बेटा मुझे बताओ, हाँ, ये 2 क्या है, ये 2 क्या है? अच्छा ये C था, ठीक है ना, मतलब कैपिटल वाला है वो, ठीक है ना, ये C है कैपिटल वाला, ये है, ठीक है ना। हाँ, ये 2 क्या है? ये तो कांस्टेंट नंबर है जो पहले होता है हमेशा। ये जो K लिख रहा था मैं, ये वाला, ये जो लिख रहा था ना मैं ये जो लिख रहा था ना वो ये है 2, ठीक है ना। ओके, फिर ये L और C का पावर में क्या है देखो ना, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं कि 2 इंटू L रेज़ टू द पावर ऑफ 1/2 इंटू C रेज़ टू द पावर ऑफ 1/2, इसका पावर 1/2, इसका पावर 1/2। अरे अंडर रूट होने का मतलब क्या है, पावर में 1/2 है। अब इन दोनों के पावर को ऐड करो, इन दोनों के पावर को ऐड करो, तो 1/2 प्लस 1/2 इज इक्वल टू 1, मतलब A प्लस बी इक्वल टू 1। इसीलिए कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल का ये क्वेश्चन है। खतरनाक सवाल है कि नहीं, बताओ। ये इसका एप्लीकेशन था, तो जब तक बच्चों को इसका लॉजिक ना पता हो तब तक ये क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं कर सकते हैं। तो आधे से ज्यादा बच्चे रट्टा मार के ही जाते हैं, ठीक है ना। चलो आ जाओ, ठीक है, चलिए। सो थैंक यू यार, आई होप आपको मजा होगा हमारे आज के क्लास में। एक छोटा सा टॉपिक बस हमारा बचा है अब इसमें, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन वाला। 40-45 मिनट्स में आराम से हो जाएगा नेक्स्ट सेशन में। आई होप कि आपको जबरदस्त मजा आया होगा हमसे पढ़ के। ये हम नेक्स्ट सेशन में कवर कर लेंगे, प्रोडक्शन ऑप्टिमाइजेशन का है, आईएसओ क्वांट एंड आईएसओ कॉस्ट। सो गाइज आई होप कि आपको आज का हमारा सेशन बहुत ज्यादा अच्छा लगा होगा, आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। आप जो है अनअकैडमी का प्लस या आइकॉनिक का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं, दोनों में सेम क्लासेस होती है, लेकिन प्लस में आपको फुल कोर्स मिलता है, एक स्ट्रक्चर्ड वे में पीडीएफ नोट्स मिलते हैं, डेली लाइव क्लासेस मिलते हैं, एंड आइकॉनिक में प्लस के साथ साथ ये एडिशनल बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे 1-to-1 लाइफ मेंटरशिप, प्रिंटेड बुक्स एटसेट्रा। तो आप जो है अनअकैडमी में हमारी इस मंजिल बैच को ज्वाइन कर सकते हैं जो अभी करंटली चल रही है जून 23 वाले बच्चों के लिए। अगर आपका एग्जाम दिसंबर 23 में है तो हमारी जो नई मंजिल बैच है, जो हमारी न्यू मंजिल बैच है, वो स्टार्ट होगी 3 अप्रैल से, ठीक है ना। ये हमारे सारे एजुकेटर्स रहेंगे इसमें, तो आप जो है MV सर कोड यूज करें सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, तो जो भी डिस्काउंट्स वगैरह है आपको सारे मिल जाएंगे, राइट। सो मुझे फॉलो कर लेना अनअकैडमी ऐप पे, है ना। मुझे फॉलो करने की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। आप जो भी ये फ्री सेशंस ले रहा हो ना, इन सब की लिंक आपको एक जगह पे यहां पे मिल जाएगी। तो ये एक लिंक है, इसको एज इट इज आप टाइप कीजिए कोई भी ब्राउजर पे, और एक गूगल शीट ओपन होगी जिसमें CA फाउंडेशन वाले टैब पे जाके आपको हमारे क्लासेस की लिंक्स मिल जाएगी, एंड अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के लिए आप MB सा कोड यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखिए, अपने पेरेंट्स का ख्याल रखिए, क्योंकि हम हमारे पेरेंट्स के बिना कुछ भी नहीं है। थैंक्स सो मच गाइस, बाय बाय, मिलते हैं ऐसे ही अगले वीडियो में।